Now I start today's topic. It is very appropriate topic for today. Most of us, facing lot of problem during these days. Normally, जब fog और जिस तरह से rain आज हुई है, इससे maximum problems हमारे crop में आती है. तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी crop लगी है, उन crops को हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है. नंबर 1 फ्रॉस्ट से, फॉग से और रेन से. साथ साथ में ये जो टिपिकल टाइमिंग्स हैं जिसमें टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, इसमें बहुत सारे डिजीजेस हमारे प्लांट्स में आ जाते हैं. और इन डिजीज को अगर टाइमली आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ये आपके जो पूरी मेहनत, यानी पिछले 1.5 से 2 महीने की मेहनत से आज आप जनवरी के फर्स्ट वीक में पहुंचे हैं और आपकी जो गार्डन है, आपकी जो बगिया है, वो महक रही है, चहक रही है और उसमें बहुत खूबसूरत पौधे, हेल्दी पौधे चल रहे हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो टेम्परेचर का सडन चेंज है, उससे आपका किचन गार्डन, एक छोटा सा गार्डन जिसके जो आपके लिए एक बहुत बड़ा गार्डन है और आपने बड़ी मेहनत से सजाया है, वो कहीं ना कहीं डैमेज होने की संभावना रहती है. और साथ साथ जो डिजीज है, उससे आपके प्लांट की जो रिजल्ट्स है, जो आपके आउटपुट आनी चाहिए, जो आपकी यील्ड आनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है. तो उससे बचने के लिए आपको मैं कुछ इंडिकेटर्स बताऊंगा, जिस इंडिकेटर से, जिसको आप अगर अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, तो अकॉर्डिंगली आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम में अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ले रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारी बॉडी को इम्यून हम कर रहे हैं वैक्सीनेशन के साथ साथ. तो हमारी बॉडी एक्चुअली जो जिस सर्कमस्टेंसेस से गुजर रही है, उसमें हम अपने आप को हेल्दी रखें, हम अपने आप को मतलब बेटर रख पाए, उसके लिए हमारी कोशिश होती है. और जो प्रिवेंशन हम लोग करते हैं, जो एक्शन हम लेते हैं, चाहे मास्किंग का हो, चाहे हैंड सैनिटाइजेशन का हो, या डिस्टेंस मेंटेन रखने का हो, या वैक्सीनेशन का हो, ये अगर आप टाइमली करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आप बच के इस जो कोरोना का प्रॉब्लम है उससे बाहर आ सकते हैं. एग्जैक्टली यही चीज हमारे जो छोटी सी बगिया है, जो छोटा सा गार्डन है, चाहे वो टेरेस में है, चाहे वो बालकनी में है, या वो आपके फ्रंट साइड में है, या बैकयार्ड किचन गार्डन है, इनमें अगर आप टाइमली इंटरवेंशन करेंगे तो नेचुरली आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जिस रिजल्ट की आपको उम्मीद रहती है. तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो, ये सब आप लोग परिचित होंगे कि किस किस प्रकार के डिजीज या किस किस प्रकार के इंसेक्ट पेस्ट जो हैं वो आपके गार्डन्स में आती हैं. लेकिन उनमें से कुछ पेस्ट एंड डिजीज ऐसे हैं जो पर्टिकुलरली दिसंबर एंड से लेकर के जनवरी और फरवरी 15 तक आपको फेस करने पड़ेंगे. अप टू 15 फरवरी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी जो शायद आपको आपके क्रॉप की हेल्थ से लेके आपके क्रॉप में जो यील्ड आनी है, जो पैदावार होनी है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है. तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इस समय जो मौसम है, जैसे अगर आप ये देखते हैं कि कभी सनशाइन है, कभी क्लाउडी है, अगर ये 6 से 7 दिन कंटिन्यूअसली आपको ऐसा फ्लक्चुएशन नजर आता है कि कभी दिन में तेज धूप आ जाती है और सडनली क्लाउड्स आ जाते हैं और रोशनी जो है कम पड़ जाती है, इसके बाद बारिश की बूंदें, जैसे आज के दिन आपने देखा कि बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो इस समय में बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपके प्लांट्स में ब्लाइट के आने की चांसेस होती है, या आपके प्लांट का फंगल डिजीज, जो बहुत सारे फंगल डिजीज हैं, उसके आने के चांसेस होते हैं. साथ साथ में बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो है आपके गार्डन में अटैक करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है एफिड का. आपने अगर आपके किचन गार्डन में ब्रिंजल का प्लांट लगा रखा है, या आपने कोई ऐसे प्लांट्स लगा रखे हैं जिसमें सैप निकलता है, जिसमें दूध निकलता है, अगर ऐसे प्लांट लगे हुए हैं, उन प्लांट्स में बहुत जल्दी एफिड का अटैक होता है. और एफिड के अटैक से नॉर्मली प्लांट जो है वो इनिशियली स्टेज में आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आस्ते आस्ते उस प्लांट में जो फ्लावर है वो मैच्योर नहीं हो पाता है या कन्वर्ट नहीं हो पाता, फ्लावर ड्रॉपिंग हो जाती है, पहली बात.
दूसरी बात, जो फ्लावर्स के आने के संभावना रहती है, नंबर ऑफ फ्लावर्स बढ़ने चाहिए डिस्पाइट योर सेवरल इनपुट जो आप लिक्विड फर्टिलाइजर के रूप में आप देते हो, चाहे आप नीम की टॉनिक देते हो या आप कंपोस्ट टी देते हो, जो नॉर्मली विंटर के सीजन में हम लोग रेगुलर फीडिंग कराते हैं अपनी प्लांट की, उस प्रोपोर्शन में, उस रेशियो में आपके प्लांट के एक तरह से उतनी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग नहीं होती है। एक चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, 15 जनवरी तक, यानी मकर संक्रांति के उपरांत ही आपके पौधों में दोबारा फ्लावरिंग की स्टेज पनपेगी। इस समय नॉर्मली बहुत सारे प्लांट डोरमेंट हो जाते हैं, डोरमेंसी की स्टेज है इस समय। ये कैसे आप पता चलेगा कि प्लांट डोरमेंट है? देखिए, जब भी ठंडे का मौसम होता है, हम रजाई के अंदर सोते हैं और रजाई से भी हमें ठंड लगने लगती है जिस समय, तो आपको ये महसूस हो जाएगा कि इस समय बाहर आपके प्लांट्स को भी जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने की वजह से असहनीय हो रहा होगा। तो आप जिस तरह से आपको ठंड इफेक्ट करती है, आपके बॉडी लैंग्वेज में इसका इम्पैक्ट दिखने लग जाता है, आपका वर्किंग स्टाइल में इसका इम्पैक्ट दिखने लग जाता है, आपके भी जो आउटपुट है उस पर भी इसका इम्पैक्ट आपको दिखने लगता है। फॉर एग्जांपल, आप लेट सोने की कोशिश रहता है कि लेट उठेंगे, ठंड लगती है, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, ठंडे पानी में हाथ लगाने की दिल नहीं करता है, या कुछ ऐसी परेशानी रहती है जिससे कि आप अपने आप को बॉडी की टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयोजन करते रहते हैं, चाहे रूम में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं, या आप अपना ऊपर कोई एडिशनल शॉल या कंबल ले लेते हैं। एग्जैक्टली जब आपको ठंड लगती है तो सीधा सीधा इसका प्रकृति के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम आप आगे पीछे अपने पक्षियों को देखें, उस पर भी इनका प्रभाव पड़ता है, पशुओं में भी इनका प्रभाव पड़ता है। तो अपने पौधों को ठंड से बचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जिस वजह से, जिस तरह से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करते हैं, प्लांट भी अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल करता है। इस दौरान उसके ऊपर बहुत ज्यादा फूल या फल आने की संभावना कम रहती है, क्योंकि उसका पूरा कंसंट्रेशन, जो फोकस है, वो अपने आप को बचाने के लिए चलता है। और इसी बीच ये समय ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो है वो अटैक करते हैं, जिसमें एफिड है। एफिड की पहचान क्या है? देखिए, एफिड का नॉर्मली कलर से लेकर के जब हम बात करते हैं कि किस कलर का होगा, तो ये कहना बड़ा कठिन है कि ये किस एग्जैक्टली किस कलर का एफिड आपको अटैक किया होगा आपके प्लांट्स को। क्योंकि अगर ग्रीन लीफी होगी तो उसमें ग्रीन कलर के होंगे, कुछ ब्लैक कलर के भी होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं, पर्पल कलर के भी होते हैं, ये इस तरह के कुछ आपके डिफरेंट कलर्स के एफिड होते हैं। ये 0.10 सेंटीमीटर से 0.25 सेंटीमीटर की लेंथ में होता है। और इसका जो ओवरऑल सकिंग करने की जो प्रक्रिया है वो प्लांट से बैक साइड में वो रहता है, क्योंकि फ्रंट में ऊपर की तरफ अगर रहेगा तो जैसे पानी है, या मतलब उसको पता है शेल्टर कहाँ प्रॉपर है, कहाँ पर वो ब्रीडिंग करेगा, कहाँ पर उसकी बेबी जो है वो बच के आगे निकल सकती है। वो सबसे बचने का स्थान होता है लीफ के बैक साइड में, लोअर साइड में। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर प्लांट के बीच बीच में पत्तों को भी पलट के देखिए कि कहीं इसमें एफिड का अटैक तो नहीं आ गया। और अगर एफिड का अटैक आया है तो आपको तुरंत एफिड को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये जो एफिड है ये केवल सैप, ये इसका जो सकिंग नहीं करता है, सकिंग के साथ साथ जो इसकी जहां पर ये प्रिक करता है, जहां से ये पंचर करता है लीफ के सरफेस को, उस सरफेस के अंदर में जो उसके शरीर में एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको वो इंजेक्ट कर देता है। और इंजेक्ट करने से आपके प्लांट में एक तरह से वायरस भी आ जाता है। यानी ये दो प्रॉब्लम आती है, एक तो इंसेक्ट है जो आपके प्लांट को डैमेज कर रहा है, उसका जो नाइट्रोजन आप डाल रहे हैं वो नाइट्रोजन को सक कर रहा है, उस नाइट्रोजन को ले रहा है एज ए प्रोटीन, उसके लिए प्रोटीन है तो वो उसको खा रहा है, और साथ साथ में उसके शरीर में या उसके सलीवा में या उसके माउथ में जो भी वो थे वायरस थे, वेक्टर्स थे, उसको उसने इंजेक्ट कर दिया। और इंजेक्ट करने से आपके प्लांट में आस्ते आस्ते वो वायरस चला जाएगा और आपका प्लांट विल्ट कर जाएगा, मर जाएगा। तो इससे आपको बचाव करना है। मैं आगे जाकर के आपको एक स्लाइड में ऑर्गेनिकली कैसे इसको ट्रीट करेंगे वो बताऊंगा। दूसरा जो अभी प्रॉब्लम है, एक्चुअली जिस समय सनलाइट बहुत तेज रहती है और मॉर्निंग इवनिंग टेम्परेचर जो है वो एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है,
ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट फ्लाई जो है वो आपके प्लांट्स को अटैक करेगा। खासकर जो एफिड है उसका अटैक होता है आपका ब्रिंजल में, टमाटो में, चिल्ली में, या वो प्लांट जिसमें सैप निकलता है या व्हाइट फ्लाई मिल्क निकलता है उसमें ये अटैक करता है। लेकिन जो व्हाइट फ्लाई है, व्हाइट फ्लाई खासकर आपका मिर्च में, चिल्ली में, कैप्सिकम और आपका बहुत सारे प्लांट जिसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको लगता है कि लीफ कर्ल हो रही है, तो ये आप मान के चलिए कि आपके प्लांट में कहीं ना कहीं पर व्हाइट फ्लाई का अटैक हो गया है। बिल्कुल वो सेम चीज इसके साथ भी है। ये एक तरफ से आपके प्लांट से सैप को सक करता है, सकिंग पेस्ट है, और साथ साथ में इनमें जो वायरस होता है वो जिस समय ये अटैक करता है, मतलब प्लांट में प्रिक करता है, तो वो जो प्लांट का जो सरफेस पंचर हुआ है वहां से एक जो उसका वायरस है वो उसमें इंसर्ट हो जाता है, जिससे सूटी मोल्ड नाम का एक जो डिजीज है वो आपका प्लांट में आ जाता है, और आपके पत्ते ब्लैक होने लगते हैं और बड़े गंदे होने लगते हैं, और आस्ते आस्ते आपका प्लांट जो है वो उसमें आउटपुट नहीं आएगा और प्लांट आस्ते आस्ते डैमेज हो जाएगा, वो मर जाएगा। एक और प्रॉब्लम है जो जैसिड, ये आप देखिए अगर आपको दिख रहा है तो ये ग्रीन कलर का है, और खासकर ये उड़ता है, एक तरफ से दूसरी तरफ को उड़ता है और लीव्स की इसके ऊपर फीड करता है, और इसमें भी कलर जो है वो हो सकता है ब्राउन या लाइट ब्राउन या ब्लैक कलर का भी ये हो सकता है। और इसका भी मेन कारण ये जो प्रॉब्लम है वो ये है कि प्लांट में जब ये सक करता है तो बहुत सारे वायरस को आपके प्लांट के अंदर डाल देता है, और जिस वायरस की वजह से आपका जो प्लांट है उसका आउटपुट या जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाता, प्लांट आपके खराब हो जाती है, उसके अंदर कोई भी यील्ड नहीं आती है। जो ये जो 3 प्रकार के हैं, एफिड, जैसिड एंड थ्रिप्स का है, अभी नेक्स्ट में थ्रिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये थ्रिप्स है, ये भी एक तरह का ऐसा इंसेक्ट है जो कि इस पर्टिकुलर सीजन में, जिस समय में टेम्परेचर जो है आपका 18 डिग्री से कम अगर है और 12-13 डिग्री अगर दिन के समय में टेम्परेचर बन जाता है और 8 डिग्री तक पहुंचता है, तो ऐसे स्टेज में ये आपके प्लांट में अटैक करता है। और आस्ते जैसे जैसे टेम्परेचर और अभी नॉर्मल होने लगा है, तो मतलब मैं बेसिकली 15-16 जनवरी के बाद में इसका जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होने लगेगा तो वैसे वैसे आपके प्लांट में इसका अटैक आएगा, और उस समय में आपको इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे तो इसमें बहुत सारे वायरस ये ट्रांसमिट करने की क्षमता रखता है, बहुत सारे वायरस को वो ट्रांसमिट करता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो जहां पर भी आपको ये कहीं पर इंसेक्ट दिखता है तो इमीडिएटली आपने इसका ट्रीटमेंट करना है, प्लांट का ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ में आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपका प्लांट बहुत ज्यादा अटैक हो चुका है थ्रिप्स का और उसकी नंबर ऑफ थ्रिप्स जो है वो काफी है, मतलब उसकी कॉलोनी काफी बन चुकी है, तो आप कोशिश ये करेंगे कि उस प्लांट को इमीडिएटली रिमूव कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, और आसपास अपने गार्डन के आसपास भी उसको नहीं डिस्ट्रॉय करना है, उसको कहीं दूर जाकर भेजना है। तो ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ये अभी आपको देखने के मिलेगी। इसके साथ साथ अभी जो पिछला एक समय निकला है जो कि नवंबर एंड से जनवरी का जो दिसंबर का जो इनिशियल पीरियड था, उसमें कुछ प्लांट्स में आपने देखा होगा कि लीफ माइनर्स की प्रॉब्लम आती है, जो पत्ते के अंदर अगर आप देखते हो टनल बना होता है व्हाइट कलर का। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आई थी मेरे पास इनिशियली, ये कह लें कि दिसंबर के 12-13 दिसंबर से लेकर के 25-26 दिसंबर तक रेगुलर मेरे पास कॉल आते थे, सर हमारे यहाँ पालक लगा हुआ है और पालक में ये एक निशान आया हुआ है, क्या हम इस पालक को खाएं? तो ये मैं बड़ा क्लियरली आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस पालक का या इस तरह से जो इन्फेस्टेड लीव्स होती है, इनके अंदर में जिंदा लार्वे होते हैं, एग्स होते हैं, वो आप बिल्कुल कतई ना खाएं, उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको हटा दें। अगर आपके पालक में भी ये डैमेज आपने देखा था तो पालक के वो जो लीव्स, जो भी डैमेज लीव्स आपको दिख रही हैं, तो वो भी आपने हटा देने हैं। इसके साथ साथ लेमन में भी आपने इस तरह का टनल देखा होगा, या आप अगर कोई आपका क्रीपर्स लगा हुआ है तो क्रीपर्स में भी ये अटैक करते हैं, या आप यूं कह लें कि जिसके भी लीव्स में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो ग्रीन होता है,
उसमें ये लीफ माइनर जो है वो अटैक करता है और उसकी कॉलोनी उसके अंदर टनल के अंदर में बढ़ने लगती है। अब इसका जो कल्प्रिट है वो एक हाउस फ्लाई की तरह दिखने वाली मक्खी है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो जो हाउस फ्लाई है उससे 4 टाइम्स बड़ा एक मक्खा होता है। उस मक्खे का मेन पर्पस ये है कि वो इस सीजन में, जब ब्रीडिंग सीजन में क्या करता है कि वो किसी भी पत्ते को प्रिक करके उसके अंदर में अपना एग ले कर देता है, क्योंकि इसके पास में कोई अपना वुंड नहीं होता है जिसमें ये बच्चे ग्रो कर पाए। तो ये प्रिक करके छोड़ जाता है और उसके बाद में ये आस्ते 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 वो जब लार्वे स्टेज में आते हैं तो टनल बना करके पत्ते के अंदर सुरक्षित रहते हैं और आपका प्लांट का सारा नाइट्रोजन को लेते रहते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपका प्लांट जो है वो हमें तो लगता है कि ये व्हाइट स्पॉट है और ये इससे कोई ज्यादा डैमेज नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत डैमेज करता है प्लांट में। प्लांट का मतलब ये सिंपल लॉजिक ये मैं आपको बता दूं कि कोई भी इंसेक्ट अगर आपके प्लांट में आता है तो वो प्लांट को ऐसे डैमेज करता है जैसे हम लोगों को कभी, हम अगर बैठे हुए हैं और कोई कीड़ा हम पर चल रहा है या कोई चींटी हम पर चल रही है तो दिमाग जो है वो काम से डिफोकस हो जाता है और तुरंत जाके खोजता है कि यहाँ पर क्या महसूस हुआ, क्या चल रहा है, और हम क्या उसको मारने की कोशिश करते हैं या उसको अपने यहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं। यानी हम कोई भी कंसंट्रेशन में भी बैठे हुए हैं तो वो कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है अगर हमारे शरीर में कहीं पर भी इचिंग होती है या कहीं पर भी कोई कीड़ा चलता हुआ नजर आता है या कोई भी अनयूजुअल हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको, एक सेकंड सर मैं मीटिंग में हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूँ आपसे। Some members are not muted themselves. Parul, Rakesh ji, Archana Singhal, please mute yourself. तो ये जो प्रॉब्लम है लीव्स की, इसको आपने इमीडिएटली रिमूव करना है। अगर किसी भी लीव्स में आपको इस तरह का टनल दिखता है, माइंस दिखता है, व्हाइट कलर का स्पॉट दिखता है, तो वो आपको वहां से रिमूव करना है। क्योंकि अगर आप इसको रहने देंगे तो ये जब मैच्योर हो जाएगा, जब एडल्ट हो जाएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन भी करेगा। आपके क्रॉप को अगर इनिशियल स्टेज में जितना भी प्लांट्स को डैमेज किया था, लेकिन जब ये एडल्ट हो जाता है तो ये मल्टीप्लाई करता है डैमेज आपके बालकनी के गार्डन का या रूफ टॉप के गार्डन का या आपके बैकयार्ड किचन गार्डन का। तो कोशिश करिए कि आप इमिडिएटली इसे इस जहां पर भी आपने स्पॉट किया है वहां पर आप इसको रिमूव करेंगे। और इससे बचने का तरीका यह है कि नॉर्मली जिस समय में टेम्परेचर, नोट कर लीजिए आप लोग, टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में जब भी होता है उस समय में इसका ब्रीडिंग का टाइम होता है। तो आपके प्लांट्स के आसपास आप या तो नीम ऑयल 2% का स्प्रे कर सकते हैं या कोई ऐसा आपके पास में हो जिसमें स्मेल फ्रेग्रेंस जो है बहुत शार्प है, बहुत तेज गंध वाली कोई भी चीज है, उसका स्प्रे अगर आप कर सकते हैं तो स्प्रे कर दीजिएगा। इसमें जो बेस्ट मतलब होता है कि रिपेलेंट के लिए ये जो फ्लाई है वो नॉर्मली ऐसी जगह में नहीं बैठता जहां पर कोई फ्रेग्रेंस बहुत शार्प फ्रेग्रेंस है या स्मेल जो है बहुत शार्प है, तो वहां पर वो अवॉइड करता है। तो आप ऐसा फर्मेंटेड बटर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी बहुत जबरदस्त गंध आती है। तो यू कैन यूज द फर्मेंटेड बटर मिल्क। और एक और तरीका ये भी है कि जब भी आपके गार्डन में टनल्स दिखे, चाहे आपका लेमन प्लांट में आपको दिख रहा है या किसी और प्लांट में दिख रहा है, तो उनके जितने भी लीव्स है वो इमीडिएटली आप रिमूव करके उसको डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। उसको अपने आप गार्डन के आसपास यानी कहीं पर भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो जो पत्ते शेड हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, उन पत्तों को भी वो लोग कंपोस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। बट मेरा मैं आप लोग को एडवाइस ये करूंगा कि डोंट डू दैट, ऐसा कभी भी ना करें, क्योंकि वो जब भी फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो फिर मैच्योर जो इंसेक्ट है वो फिर से एक्टिव हो जाता है और फिर वो प्लांट आपका कहीं ना कहीं प्लांट को अटैक करता है। तो ये कोशिश ये करिएगा। अभी जो कॉमन प्रॉब्लम है इस जनवरी के महीने में, अगर आप ध्यान से अपने प्लांट्स को देखेंगे तो पत्ते में सकिंग की तो प्रॉब्लम है ही है, साथ साथ में कटिंग माने पत्तों को काटने वाले कीड़े भी आसपास में बहुत सारे हैं। और ये जो मॉथ हैं या आप यूं कह लें कि कैटरपिलर्स हैं, ये आपके टमाटर हो गया और आपका जो क्रीपर्स अगर कोई आपने लगा रखा है वो, या आपने बंद गोभी है, फूल गोभी है, ब्रोकली है या नोलखोल है, आप उस प्लांट में देखते हैं कि लीफ जो है कटता जा रहा है, उसमें कटा हुआ है।
और नॉर्मली इस समय में अभी आप ये भी देखेंगे जो लेमन के छोटे छोटे प्लांट आपने लगाए होंगे उनमें भी डैमेज हो रहा होगा, या आपके पास में कड़ी पत्ता का प्लांट होगा उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वो भी डैमेज हो रहा होगा। तो इसका इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर से जब भी आप अपने गार्डन में जाते हैं तो पॉट के नीचे आप ध्यान से देखिए कहीं ब्लैक कलर का छोटे 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 बॉल्स तो नहीं गिरे हुए हैं, ये इनकी एक्सरीटा है। उससे भी आपको पहचानने में इजी होता है कि आपका प्लांट अगर कटिंग है, कोई पत्ता कटा हुआ है। नॉर्मली होता क्या है कि अगर एक दिन में एक पत्ता काटा हुआ है तो आपको ध्यान नहीं पड़ता और कलर इनका इतना ग्रीन होता है कि वो आपके लीफ के साथ चिपका हुआ होता है और पता ही नहीं चल पाता है कि इसमें कोई इंसेक्ट पेस्ट का कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो आपको ध्यान क्या देना है कि प्लांट के नीचे, जैसे आपने कड़ी पत्ता लगा रखा है या आपके पास में टमाटर का प्लांट है या आपके पास में बंद गोभी, फूल गोभी और नोल खोल लगा हुआ है या ब्रोकली लगा हुआ है, तो उसके नीचे आप ध्यान से देखिएगा कहीं ब्लैक कलर के बॉल्स तो नहीं है। तो अगर ये एक्सरीटा आपको दिख रहा है तो आपने अपने पत्तों को ध्यान से देखना है और जहां पर भी ये कैटरपिलर या मॉथ नजर आता है इमिडिएटली आप इसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो ये प्लांट को डिस्टर्ब करेगा, डैमेज करेगा। शेफिंग डिश में ना सारे निशान है आपके उसमें, शेफिंग डिश के ना। एक और Some members, please, Namita ji, JP Gupta ji, Mandeep ji, please mute yourself. Please. हाँ जी सर, आप एक और प्रॉब्लम है जो अभी आपके पास में अगर विस्कस का प्लांट लगा होगा तो उस पर इनिशियल स्टेज अभी वैक्सी कोटिंग आनी शुरू हो गई होगी। अगर आपने ध्यान से आप देखेंगे तो आपके प्लांट्स में इस तरह का कोई भी डैमेज अगर आपको नजर आता है, कहीं पर भी आपको दिखता है कि ये एक वैक्सी कोटिंग चल रही है या व्हाइट कलर का कोई छोटा सा इंसेक्ट मूव कर रहा है, तो ये भी मिलीबग की प्रॉब्लम है। और मिलीबग एक ऐसा बग है जो इस समय में बहुत ज्यादा एक्टिव है रूट जोन में। अगर आपको प्लांट के ऊपर लीव्स में या उसके जो सॉफ्ट टिश्यूज वाले एरिया में नहीं दिखता है तो इस समय में वो रूट जोन में चले जाता है, जिस समय में टेम्परेचर आपका 5 डिग्री 4 डिग्री के बीच में चल रहा होता है। तो अगर आप को ध्यान से आपको देना होगा अपने गार्डन में कहीं रूट जोन में आपका मिलीबग तो अटैक नहीं कर रहा है, ये भी आपको ध्यान देना होगा। इस समय में व्हाइट ग्रब, एक सफेद रंग का कीड़ा होता है व्हाइट ग्रब जो टेढ़ी अंगुली की तरह दिखता है, उसका भी अटैक होता है। वो भी रूट जोन में अगर आप देखोगे व्हाइट कलर का छोटे छोटे आपके वो कीड़े जो है वो रूट्स को डैमेज करते हुए नजर आएंगे या मिलीबग आपको डैमेज करते आएंगे। इस समय जो टेम्परेचर है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है, वो आपके प्लांट के रूट को डैमेज कर देंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके प्लांट का अगर हेल्थ ठीक नहीं हो रही है या बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनपुट डाल रहे हैं, इसके बावजूद भी आपके प्लांट में वो मतलब चीज नजर नहीं आ रही है, प्लांट आपका हल्का, क्योंकि इस समय डोरमेंसी का स्टेज है तो बहुत ज्यादा प्लांट में वेरिएशन नहीं होगा एक्सेप्ट कुछ प्लांट्स जैसे आपका कैलीफ्लावर है, कैबेज है, नोलखोल है और टर्निप है। ये जो विंटर वाली क्रॉप है जिसको नाइट शेडेड प्लांट कहते हैं, जिसमें लंबी गहरी रात उनको चाहिए, उनको छोड़ करके बाकी सभी प्लांट बहुत स्लो रहते हैं, क्योंकि इन प्लांट की जो नेचर है वो लंबी रात होनी चाहिए। जितनी लंबी रात होगी उतना ही वो प्लांट हेल्दी होगा। जितना उसको लाइट कम मिलेगी, जैसे आपका क्रिसेंथेमम है, अगर क्रिसेंथेमम में मिनिमम लाइट और मैक्सिमम डार्कनेस अगर है तो आपका बहुत अच्छा फ्लावर ब्लूम करेगा और उसमें नंबर ऑफ ब्लूम्स भी बहुत होंगे, बहुत ज्यादा उसमें फ्लावर्स आएंगे। तो इस सीजन के अंदर में आपने ये ध्यान देना है जो कि विंटर सीजन के क्रॉप है, उस विंटर सीजन के क्रॉप को आपने फीडिंग टाइम टू टाइम करते रहना है। अदर देन विंटर सीजन की जो क्रॉप है उनमें फीडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई फीडिंग नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ पानी देना है उसमें। और एक चीज का और भी ध्यान रखिएगा, जब भी आपको फॉग एंड फ्रॉस्ट जैसा इंडिकेशन आज का है ऐसे ही 3 या 4 दिन तक लगातार ये चलेगा। आपने क्या ध्यान देना है कि आपके प्लांट में पानी जो है रुकना नहीं चाहिए, पॉट में पानी। और एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि ऐसा ना हो कि आपको लगे कि बारिश हो रही है, ठंड ज्यादा है, प्लांट को पानी नहीं दें, लेकिन मैं बिल्कुल आपको एडवाइस करूंगा पानी आप जरूर दें।
पानी देने से आपके जो आइसिंग की प्रॉब्लम है, प्लांट में जो आइसिंग हो जाती है, प्लांट मर जाता है, वो नहीं होगा, अदरवाइज आइसिंग हो जाएगी। तो आपको नमी बना के रखना है और आपने कोशिश ये करना है कि पानी अगर देंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब भी आप पानी अपने पॉट में डालते हैं तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए आपका। जो भी पॉट में आपने लगा रखा है उसमें वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। पानी आपने डाला और पानी उसके ड्रेन होल से बाहर निकल जाना चाहिए। अगर कहीं रुक रहा है तो उस ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करिए। प्लांट के ऊपर जब जो ऊपर का सरफेस है, मतलब जिसमें सॉइल के बाद वाला जो एरिया है, उसको आप किसी से भी मल्च करके रखिएगा। मल्चिंग करने से फायदा ये होता है कि जब टेम्परेचर डाउन होता है तो सॉइल का अपर लेयर जो मल्चिंग की हुई है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली प्लांट के रूट में टेम्परेचर कम नहीं होता है और प्लांट आपका बचा हुआ होता है। तो कोशिश ये करिएगा कि मल्चिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। पेपर क्लिप्स होगा वो भी आप डाल सकते हैं, कार्डबोर्ड्स है, कार्डबोर्ड्स के छोटे छोटे क्लिपर्स बना दीजिए, उसको भी आप डाल सकते हैं, या स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को छोटे छोटे कटिंग बना दीजिए, उसको भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपके पास में कोकोनट फाइबर्स हैं, कोकोनट फाइबर को भी आप मल्चिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो पत्ते झड़ के गिर रहे हैं उन पत्तों का कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा जब तक लीफ आपके ड्राई ब्राउन नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल सूख के ब्राउन नहीं हो जाते हैं। उसको एज ए मल्चिंग यूज मत करिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फंगस की चांसेस होते हैं, आपके प्लांट में फंगस आने के चांसेस होते हैं, तो अवॉइड करिएगा उसको। और आपको इरिगेट करके रखना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बारिश है तो बारिश हो गई है, इस समय कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कुछ समय के बाद में जब सॉइल में हल्की सी नमी अगर आप नहीं है, ड्राई होने लग गई है, ऊपर की लेयर ड्राई हो गई है और सूखी हुई दिख रही है, तो इमीडिएटली उसको इरिगेट कर दीजिए, पानी डाल दीजिए, जिससे आइसिंग की प्रॉब्लम फॉग के टाइम में जो नॉर्मली हो जाती है, क्योंकि जब टेम्परेचर 12 से लेकर 2 बजे रात मध्य रात्रि में टेम्परेचर गिरता है तो प्लांट में जो आइसिंग की प्रॉब्लम है, यानी बर्फ जमने की प्रक्रिया है, जो फ्रॉस्ट बन जाता है, उससे आपका प्लांट बच जाएगा। अब ये सारे इंसेक्ट की जो मैंने बात की, इन सारे इंसेक्ट के लिए कॉमन रेमेडी मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत ही फायदेमंद है। और ये हमारे रिसर्च के बाद में हम लोगों ने ये पाया कि अगर आप छोटा सा इंटरवेंशन अगर आप करते हो, बहुत सारा मतलब आपके पास में इनपुट नहीं है, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं है, कोई फंजीसाइड नहीं है, बावजूद उसको आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। सिर्फ किचन के अंदर में बहुत सारी चीजें जो होती है, जिसको आप हर्ब्स कहते हैं, जिसको आप अपना स्पाइसेस कहते हैं, उनका इस्तेमाल करके भी आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर टमाटर का प्लांट है, टमाटर का प्लांट में बहुत अच्छी क्वालिटी का टमाटीन पाया जाता है। जो टमाटीन है वो बहुत सारे एफिड को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही उपयोगी पाया गया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास टमाटर के प्लांट हैं तो उसके जो सॉइल के पास में लीव्स, एक्स्ट्रा लीव्स आपको दिख रही है, देखिए ये चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि प्लांट के रूट्स के पास से कम 4 इंच से लेके 5 इंच के बीच में कोई भी लीफ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई लीफ है तो उसको रिमूव कर दीजिए। कारण जब बारिश की बूंदें गिरती है, ये जब आप पानी डालते हैं तो पानी से छिटक करके मिट्टी के कुछ कण जो है वो पत्ते में चिपक जाते हैं और उस मिट्टी से बहुत सारे फंगस जो है वो आपके प्लांट में आ जाते हैं। आस्ते आस्ते आपका प्लांट जो है ब्लैक रॉट नाम का एक फंगस से अफेक्ट हो जाता है और आपका प्लांट को डैमेज करने लगता है। तो आपके लिए अभी फायदेमंद बात ये रहेगी कि प्लांट के नीचे के 4 से 6 इंच की जो जड़ से 6 इंच की ऊपर की दूरी है, उसमें जो भी एक्स्ट्रा लीव्स आपको दिख रही है आप उसको रिमूव कर दीजिए। रिमूव करने के बाद उसको चॉप कर लीजिए, चॉप अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए, उसकी चटनी बना लीजिए। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है जिसको अगर आप स्प्रे करते हैं तो एफिड से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपने करना सिर्फ ये है कि 1 कप या 2 कप आप फ्रेश टमाटर का लीव्स निकाल लीजिए, उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए, उसको उसकी आप एक तरह से वो बना लीजिए, मतलब चटनी बना लीजिए और उसको पानी में 1 लीटर पानी में मिला करके अच्छी तरह से घोल लीजिए और उसके बाद छान लीजिए, उसे स्टर कर लीजिए और उसका स्प्रे करिए आप एफिड में। तो आपका एफिड जो है इससे कंट्रोल हो जाता है काफी हद तक। और हमने तो ये रिसर्च में पाया है कि ये बहुत इफेक्टिव है एफिड कंट्रोल करने के लिए।
एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसेक्ट सकिंग करके आपके प्लांट का बहुत सारा जो सैप है वो सक कर लेता है, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है। साथ साथ में वो जब जहां पर भी पंचर करते हैं, जिस सरफेस को वो प्रिक करते हैं, वहां पर वायरस को इंसर्ट कर देते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड, खासकर फ्रॉस्ट एंड फॉग के टाइम में आप कोई इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि हर एक मिक्सचर में अप्लाई 2 ग्राम आइदर टर्मरिक पाउडर या सिनेमन पाउडर, दोनों आप मिला करके इन दोनों को, अगर सिनेमन पाउडर नहीं है तो टर्मरिक पाउडर 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में मिला करके, जो भी इंसेक्टिसाइड है, फॉर एग्जांपल टमाटर का जो आप एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसका स्प्रे बना रहे हैं, तो उसके साथ इसका स्प्रे करिए। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप करना चाहते हैं तो नीम का जो लीफ है उसको क्रश करके, अगर आपके पास में एक हैंडफुल नीम लीफ है उसको क्रश कर लीजिए, उसके बाद में उसको स्क्वीज करके उसका एक्सट्रैक्ट निकाल लीजिए, उसको 1 लीटर पानी में मिलाइए, उसमें 2 ग्राम सिनेमन पाउडर और 2 ग्राम टर्मरिक पाउडर को भी मिला लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद में अपने प्लांट को टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहें। तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं फिट, जैसेड एंड थ्रिप्स, तीनों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब रही बात आपकी जो मिली बग है, मिली बग के लिए आपका सबसे आसान तरीका है कि जो आपके पास में वेजिटेबल ऑयल है, जिसका पकौड़े वकौड़े बनाने में जो लेफ्ट ओवर हो जाता है, जो बर्न्ड ऑयल है वेजिटेबल ऑयल, उस बर्न्ड ऑयल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप 5 ml बर्न्ड ऑयल ले लेंगे 1 लीटर पानी में, और उसमें 5 ml लिक्विड सोप, माइल्ड सोप कोई होगा, उनका मिक्सचर बना लेंगे, स्प्रे करेंगे। तो इसके स्प्रे से भी आपको काफी हद तक मिलीबग से आपको फायदा होगा। मिलीबग जो है वो वहां से हटना शुरू हो जाएंगे, और आस्ते आस्ते आपका मिलीबग की जो प्रॉब्लम है उससे आपको जाना बंद करते हो आगे। दूसरी बात यह है कि जब भी आप स्प्रे करते हैं, ये जो आपका बर्न्ड ऑयल है, जो भी वेजिटेबल कुकिंग मीडियम यूज कर रहे हैं, उसको जो जला हुआ होता है, चाहे पकौड़े में है, चाहे समोसे में है, या कोई भी चीजों में जल जाता है तेल, उसको हम फेंक देते हैं। उसको अगर हम बचा के रखें और उसका इंसेक्टिसाइड बनाएं, तो वो जब सॉइल में मिलेगा तो उसमें भी नाइट्रोजन बनाने की क्षमता होती है, कि उसमें अमीनो एसिड रिलीज होता है। जब ये आस्ते आस्ते जब हम इसको स्प्रे करते हैं, स्प्रे करने के बाद में ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में आ जाता है। फर्मेंट होने के बाद में इसमें भी अमीनो एसिड मिलता है और प्लांट को मिलने लगता है। अगर आपके पास में नीम ऑयल है, तो नीम ऑयल आप रेगुलर बेसिस पे 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप जरूर इस्तेमाल करिए। इससे भी आपके प्लांट में जितने भी डिजीज है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। अब ये जो फ्रॉस्ट का महीना है, फ्रॉस्ट का टाइम है, फ्रॉस्ट के जो समय में हम जा रहे हैं, जैसे आज बारिश हुई है, तो एक प्रॉब्लम आती है डंपिंग ऑफ की। ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम है इस समय। अगर कोई सैपलिंग अगर आप बाजार से लेके आते हो, बड़ी महंगी सैपलिंग आती है, और आते अब जब आप उसको ट्रांसफर करते हैं या आप अपने पॉट्स में लगाते हैं, तो वो दूसरे या तीसरे दिन डंप वो गिर जाता है, मर जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंगल डिजीज है। अब ये जो फंगल डिजीज है, ये आता कहाँ से है, कैसे आता है? ये हो सकता है कि जिस नर्सरी से आप प्लांट लेके आए हैं वहीं से यह कैरी करके आया, और आपके प्लांट को जैसे ही आपने ट्रांसप्लांट किया और अपने सॉइल में लगाया, सॉइल के टच में आया, तो वो आपका प्लांट डैमेज करेगा। दूसरा ये होता है, हो सकता है कि आपके सॉइल में ही कोई ऐसा फंगल डिजीज, फंगस था जिससे कि वो आपके प्लांट को डैमेज करने का। तो आपने करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। कोई भी सैपलिंग आप लेके आते हो, आप उसको 30 मिनट ट्रीटमेंट, हम लोग नॉर्मली कहते हैं 30 मिनट ट्रीटमेंट। कोई भी सैपलिंग बाहर से आती है उसको आप 30 मिनट की ट्रीटमेंट आप दे दीजिए। 3 तरह से ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट ये है कि आपके पास में अगर ट्राइकोडर्मा है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसका सॉल्यूशन बनाइए, उसमें प्लांट को 30 मिनट के लिए सोक करके रखिए, और उसके बाद में उसको ट्रांसप्लांट करिए। अगर ट्राइकोडर्मा नहीं है तो सबसे सरल और आसान तरीका है, 1 ग्लास पानी जिसमें 70 ml पानी आता है, वो 70 ml पानी, अब मेजरमेंट करने की प्रॉब्लम आती है कि 70 ml पानी कहाँ से आएगा, तो ग्लास का 3/4 आप पानी इसमें रहने दीजिए। 3/4 पानी
के ग्लास में आप 1 ग्राम से 2 ग्राम के बीच में टर्मरिक पाउडर और 2 ग्राम आपका सिनेमन पाउडर और ½ टीस्पून मिल्क जो बॉईल नहीं किया हुआ है, रॉ मिल्क है, चाहे वो गाय का है या किसी का भी है, उसका आप उसको भी पानी उसमें मिलाइए, मिक्स करिए अच्छी तरह से। और अगर आपके पास में छाछ पड़ा हुआ है तो उसको भी आप आधा चम्मच, केवल ½ टीस्पून उस पानी में अच्छे से मिला लेंगे। इस मिक्सचर को आप अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में प्लांट की जो रूट्स है उसको धो करके साफ कर दीजिए और उसको सोक करा दीजिए 30 मिनट के लिए। तो ये आपका बहुत अच्छा प्लांट का ट्रीट कर देगा। और अगर आपके पास फंजीसाइड है, कोई केमिकल से करना चाहता है, तो केमिकल के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से सॉल्यूशन बना करके उनके रूट्स को भी 30 मिनट्स के लिए सोक करके रखिए और उसके बाद ही इसको ट्रांसप्लांट कीजिए, तो आपके प्लांट में डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ऑर्गेनिकली जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, रेसिपी बताई, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और अगर जिन लोगों के पास में गाय का गौमूत्र या गाय का दूध है अवेलेबल हो जाता है, तो उसमें आप 1 टीस्पून गाय का दूध को भी 60 ml पानी में, 60 ml पानी में मिला लें और उसके बाद में इस प्लांट को सोक करके रखें 30 मिनट्स के लिए, फिर ट्रांसप्लांट करें, तो आपकी ये प्रॉब्लम कम से कम हो जाती है। एक और अभी प्रॉब्लम जो इस सीजन में है फॉग एंड फ्रॉस्ट में, वो डाउनी मिल्ड्यू की है। अगर आप ध्यान से प्लांट्स को देखेंगे तो आपके प्लांट्स में येलो कलर के ये स्पॉट्स आपको नजर आएंगे। ये भी एक तरह से जब बारिश होती है और धूप आ जाती है, मतलब इसका जो होने का मेन कारण ये होता है कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन, सडनली धूप आई हुई थी, बादल आ गए, बारिश की बूंदें गिर गई, या धूप अच्छी खासी धूप थी, बादल लग गया, हमें लगा कि प्लांट को पत्ते में मट्टी लगी हुई है, हम स्प्रेयर मशीन से प्लांट को धोने की कोशिश करते हैं, बारिश नहीं आई लेकिन हमने प्लांट को धोने के लिए प्लांट को धो दिया। तो ये क्या हुआ कि मतलब एक तरह से जैसे हम अगर नहा करके सीधे बाहर निकल के आ जाएं और तेज धूप में बैठ जाएं तो हमारी बॉडी में इचिंग होती है, तो कहीं ना कहीं से ये जो फंगस प्रॉब्लम है वो अट्रैक्ट होती है। तो आपने क्या करना है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि प्लांट को पत्ते धोने की जो है, इस समय जब सनलाइट भी आ रही है और क्लाउड भी आ रहा है, तो इन दोनों का जो समय है उसमें आपने कभी भी इसको वॉश नहीं करना है। अगर आपने कभी इस तरह का कोई भी स्पॉट आपके प्लांट में नजर आता है तो कोई भी कॉपर का वेसल आपके घर पे हो, चाहे वो पूजा घर में आपने कोई ना कोई कॉपर का एक बर्तन रखा हुआ होता है, उसमें अगर आप सिंपल सा फर्मेंटेड बटर मिल्क को फर्मेंट करा देते हैं 4 से 5 दिन के लिए और मैक्सिमम 6 दिन के लिए, जब ये उसी कॉपर के उसमें फर्मेंट हो जाती है तो ये कॉपर स्प्रे बन जाता है, फर्मेंटेड बटर मिल्क का कॉपर स्प्रे बन जाता है। इससे अपने पत्तों को अच्छी तरह से स्प्रे करिए तो डाउनी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर आपको कहीं पर भी एक भी स्पॉट दिखा तो कोशिश करिए कि आपका जो कॉपर बेस्ड स्प्रे बना करके उसमें बटर मिल्क डाल करके उसको फर्मेंट कीजिए और उसका स्प्रे करिए। अगर आपके पास में कॉपर का कोई भी बर्तन नहीं है तो कॉपर की वायर से भी काम चल जाता है, बिजली की तार जो कि कॉपर की है अगर आपको पास में है तो उसको भी आप 5 से 6 दिन तक उसमें डुबो कर रखिए और उसका स्प्रे करिए। अगर आपके पास में फर्मेंटेड बटर मिल्क नहीं है तो नॉर्मल पानी के अंदर में ही कॉपर के बर्तन में 5 से 6 दिन तक आप पड़े रहने दें और उसके बाद में उसका स्प्रे भी अगर आप करते हैं तो हल्का इफेक्टिव है बट हाई इफेक्टिव है, इसको भी आप कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है इस सीजन में आता है जो कि बारिश और धूप कम होना और ठंड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो अर्ली ब्लाइट भी एक कारण है आपके प्लांट्स को डैमेज करने के लिए। उसमें टमाटर है या आपका पोटैटो अगर आपने लगाया होगा, इनमें इस तरह का एक फंगस आता है जिसमें जो कि आपके पत्ते को अगर आप देखेंगे तो बीच बीच में कहीं कहीं पर ये सुखा देता है, ड्राई कर देता है, बुल आई की तरह से ये पैटर्न बनता है इसका। अगर आपको ऐसा कहीं पर भी इंडिकेशन दिखता है, किसी भी प्लांट में दिखता है, तो इमीडिएटली सल्फर 2 ग्राम का एक मिक्सचर बनाइए, सॉल्यूशन बनाइए सल्फर का 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से और इसका स्प्रे आप करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब सल्फर के लिए बहुत सारे लोगों के पास में ऑप्शन ये होता है कि भाई सल्फर केमिकल है, उसका इस्तेमाल करें नहीं करें, ऑर्गेनिकली करें नहीं करें। तो कुछ लोगों के पास में एप्सम सॉल्ट होता है
जिसमें सल्फर और मैग्नीशियम कॉम्बिनेशन होता है, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अदरवाइज आपके बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जो विंटर वेजिटेबल्स हैं, वो सल्फर रिच होते हैं, उसका भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्ट निकाल करके, तो आपके ये अर्ली ब्लाइट की प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसमें आपने ध्यान ये देना है कि जब भी आपके किसी भी प्लांट में ऐसी फुल आई स्पॉट दिखने लग गई, तो आपने रेगुलर बेसिस पे सल्फर का इसमें हर दूसरे दिन स्प्रे करना है फॉर्मुलेटेड प्रोग्राम के हिसाब से। एक लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है जो मैंने इनिशियली बताया था कि ये व्हाइट फ्लाई की वजह से होता है। एक तो कारण ये है कि व्हाइट फ्लाई जो है अलग अलग प्रकार के वायरस को लेके आता है, वो इंजेक्ट कर देता है आपके प्लांट में और आपका प्लांट लीफ कर्ल वायरस से अफेक्टेड हो जाता है। तो इसके लिए भी बहुत इजी है, कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का जो ऑर्गेनिकली बनाने का तरीका भी है कि 1 लीटर पानी आप ले लीजिए, 1 लीटर बटर मिल्क आप ले लीजिए, उसको किसी कॉपर के बर्तन में छोड़ दीजिए। अगर आपके पास में बहुत बड़ी क्यारी है तो 1 लीटर सफिशिएंट होता है। अगर आपके पास छोटे पॉट्स हैं तो आपको 100 ml पानी को किसी कॉपर के बर्तन में 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद में अच्छी तरह से उसका जो ब्लू रिलीज हुआ ऑक्सीडाइज हुआ होगा उसको मिला लीजिए। मिला करके शेक अच्छी तरह से करके एक बॉटल में डाल दीजिए और उसके बाद में इसका स्प्रे करिए। तो ये स्प्रे करने से आपके जो लीफ कर्ल की प्रॉब्लम है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। एक है पाउडरी मिल्ड्यू। ये भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिस समय में ह्यूमिडिटी हाई रहती है, यानी बाहर का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है और अचानक से बारिश या बरसात की बूंदें गिर गई, टेम्परेचर सडनली गिर गया, फ्लक्चुएट हुआ, ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो पाउडरी मिल्ड्यू बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वो आपको खुद महसूस होगा कि इस समय में ह्यूमिडिटी है या नहीं है। अगर ह्यूमिड कंडीशन है तभी पाउडरी मिल्ड्यू का चांसेस बनते हैं। अदरवाइज पाउडरी मिल्ड्यू का जो मेन समय है वो मई जून से लेकर के सितंबर अक्टूबर के महीने का है। और इस समय में जो जनवरी फरवरी के महीने में नॉर्मली जब कभी कभी क्या होता है कि तेज गर्मी पड़ जाती है, सडन फ्लक्चुएशन के बाद में गर्मी 3-4 दिन तक रहती है, फिर टेम्परेचर गिर जाता है, तो वो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं जिसमें पाउडरी मिल्ड्यू का इफेक्ट देखा गया है। ये भी आप गाय के दूध का और पानी एक 40-60 का एक कॉम्बिनेशन है, यानी 40% आप गाय का दूध और 60% पानी के साथ मिक्सचर बनाइए और इसको प्लांट का लीफ में जहां पर भी पाउडर आपको दिख रहा है उसका इसके साथ ड्रिंच कर दीजिए, अच्छी तरह से नहला दीजिए। तो इससे आपको प्रिवेंशन हो जाती है, प्लांट में ये डिजीज नहीं आता है। इसके अलावा एक मोज़ेक वायरस का भी प्रॉब्लम है। ये इस समय में जब एफिड और व्हाइट फ्लाई या जैसेड, ये जितने भी इंसेक्ट अगर आप देख रहे हैं कि आपके आसपास, अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने गार्डन में तो आपके गार्डन में या तो एफिड का अटैक होगा या जैसेड का अटैक होगा या थ्रिप्स का अटैक होगा। ये नॉर्मली इस टेम्परेचर में होता ही है। तो अगर आपके ये है तो मोज़ेक वायरस के आने के चांसेस भी रहते हैं। तो इससे भी बचने के लिए आपने बहुत इजी तरीका ये हो कि जो लिक्विड सोप होता है उसको नीम ऑयल के साथ मिक्स करके, यानी अगर आप 2 ml नीम का ऑयल लें और 5 ड्रॉप्स लिक्विड सोप लें, इनका मिक्सचर बना लें और इसको आप अगर स्प्रे करते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, लीफ के ऊपर में, तो मोज़ेक वायरस की प्रॉब्लम जो है वो मिनिमम हो जाती है। या अगर टाइमली करते हैं तो आती नहीं, आपके यहाँ आएगी नहीं, इसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक है रस्ट, ये एक रस्ट है, ये आपके फाइकस में ये दिक्कत आती है। अगर फाइकस आपने लगा रखा होगा तो फाइकस के लीव्स में देखिएगा आप एक तरह से मेटल की तरह से चमकता हुआ वो एक फंगल डिजीज आ जाता है जिससे कि आपका लीफ जो है उसमें अलग अलग स्पॉट पड़ जाते हैं। ये एक तरह से आप ये मान के चलिए कि रेडिश ऑरेंज कलर का होता है, जैसे ब्रास का रंग होता है ना, उस कलर का होता है। और अगर ये आपके फाइकस को अटैक किया हुआ है तो आपको इमीडिएटली इसमें 2 काम आपने करना है। एक तो इसके जो जिस भी पॉट में आपने लगाया है उसमें मल्चिंग आप जरूर करिए। मल्च आपके आधे से ज्यादा डिजीज को कंट्रोल करती है, तो मल्चिंग हमेशा एडवाइजेबल है। और इस सीजन में खासकर जब टेम्परेचर और बारिश भी हो रही हो, फ्रॉस्ट भी पड़ रहा हो, फॉग भी आ रहा हो, तो ऐसे टाइम में अगर आप जिस तरह से हम लोग अपने आप में एडिशनल लेयर है, स्वेटर पहनते हैं, कोट पहनते हैं या एक शॉल ओढ़ लेते हैं,
तो ये एडिशनल लेयर जो है वो सॉइल का टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कि आपके प्लांट में जो भी वायरस है, फंगल डिजीज है, उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मेरी आप सभी लोगों को एडवाइस है कि आपके जो भी प्लांट्स हैं उनके जो टॉप लेयर है उसको कवर करके रखें, और पानी जो है वो स्किप नहीं करें, वो स्किप नहीं करना, आपने देखना है पानी रेगुलर डालना है। अगर बारिश हुई है तो ठीक है, 1-2 दिन के लिए आप रुक सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपने फॉग के टाइम में पानी आपको देते रहना है। आप अगर पानी नहीं देंगे तो आइसिंग की प्रॉब्लम आएगी और प्लांट आपका मर जाएगा। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि आपका जो पॉट है या जहां पर भी आपने प्लांट्स लगाए हुए हैं वो वेल ड्रेन्ड होने चाहिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, पानी स्टेगनेंट हो गया, पानी रुक गया, तो वो आपके प्लांट को मार देगा। इसका आपको ध्यान रखना है। एक आपका प्रॉब्लम आती है लीफ स्पॉट की। ये भी अगर आप देखेंगे ये ब्लैक कलर का स्पॉट आता है, और ये एक तरह का एक पैथोजन है जिससे कि आपके प्लांट में ये वायरस आता है, और इससे आपके प्लांट जो है आस्ते आस्ते उसकी जो पत्ते हैं उसके अंदर ब्लैक स्पॉट होता है। अब इससे क्या होता है कि विंटर में लिमिटेड टाइम के लिए सनलाइट मिलती है हम लोगों को, और सनलाइट से क्लोरोफिल बहुत मिनिमम बनता है, क्योंकि टाइमिंग का बहुत लिमिटेशन है हमारे पास। ऐसे स्थिति में ये जो ब्लैक स्पॉट आ जाता है तो इसमें भी क्लोरोफिल इतना अच्छा फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, जिससे कि क्लोरोफिल नहीं बन पाता, तो प्लांट को फूड नहीं मिल पाता है प्रॉपरली। तो आपको इसके लिए क्या करना है, बेकिंग सोडा अगर आप 2 टेबल स्पून ले लीजिए, और एक वेजिटेबल ऑयल है 1/2 टेबल स्पून, इनका एक मिक्सचर बनाइए 3 लीटर पानी में, और इस मिक्सचर को अगर आप स्प्रे करते हैं तो आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। और आपके प्लांट में एक तो ये जो वेजिटेबल ऑयल का स्प्रे है ये बहुत ही उपयोगी होता है। एक तो ये आपके कोई भी इंसेक्ट आने के लिए से मतलब उससे रिपेलेंट का काम करता है, वो उस पर आते नहीं है नॉर्मली, क्योंकि वो ग्रीजी सा एक जो लेयर लग जाता है वो एक प्रोटेक्शन लेयर हो जाता है प्लांट के लिए। साथ साथ में ये जब आस्ते आस्ते डिकम्पोज होता है तो इससे अमीनो एसिड रिलीज होती है, और वो प्लांट को एक तरह से आपका नाइट्रोजन देने लगता है। तो ये आपको नुकसान कहीं नहीं करेगा, फायदा करेगा, और लीफ स्पॉट से तो आपको बचा के रखेगा। तो ये आप रेगुलर कर सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे इनपुट्स मैं आपको बता सकता हूं, जैसे फंगस की प्रॉब्लम आती है, सभी को पता है कि सिनेमन पाउडर जो है बहुत इफेक्टिव है। साथ साथ में गार्लिक का जो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट के लिए रिपेलेंट का काम करते हैं, तो गार्लिक का ही सिंपल सा अगर एक्सट्रैक्ट निकाल के वो भी टाइम टू टाइम आप स्प्रे करते हो तो बहुत सारे इंसेक्ट को वो आने से रोकता है। ऑरेंज और बनाना पील ये भी बहुत ही फायदेमंद है आपका एफिड और एंट को कंट्रोल करने के लिए। इससे आप अगर पाउडर बना के रखें या इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके प्लांट को अच्छी तरह से मतलब जब स्प्रे कर सकते हैं बीच बीच में, तो इससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जहां पर भी इंसेक्ट आपको दिख रहा है वहां पर भी इसका स्प्रे कर देंगे तो खासकर एफिड और चींटी जो है वो दूर हो जाती है। मिल्क का भी इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से हम लोग ने किया है, रिसर्च में ये पाया गया है कि मिल्क में चूंकि कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और प्लांट में जो मिल्ड्यू की प्रॉब्लम आती है उसमें मिल्क का बहुत अच्छा रोल है। और आपके जो मिल्ड्यू की प्रॉब्लम है वो हम मिल्क से दूर कर सकते हैं। बाकी एफिड के लिए जो एप्पल सिडार विनेगर है ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इसका भी आप 2 ml पर लीटर के हिसाब से अगर स्प्रे करेंगे तो आपके प्लांट्स को इससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। साथ साथ में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपके घर में रहती हैं, जैसे आपका हॉट पेपर है, जिंजर है, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा है, फंगस के लिए बहुत इफेक्टिव है। और इस तरह से छोटे उपाय हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर अगर आप प्लांट में करते रहें फॉग और फ्रॉस्ट के टाइम में, तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जो भी प्लांट है उसमें आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना है। आइदर वो काउडंग कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है या कोई भी कंपोस्ट है, वो अवॉइड करिएगा। लिक्विड मैन्योरिंग आप कर सकते हैं। लिक्विड मैन्योरिंग फायदेमंद रहता है, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि विंटर में प्लांट स्लो चलते हैं तो उनको फीडिंग की भी आवश्यकता रहती है। टाइम टू टाइम फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है और उसमें फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आने का टाइम होता है, यानी 15 जनवरी के ऑनवर्ड, यानी जनवरी के तीसरे या
जनवरी के चौथे वीक के बाद में आपके प्लांट्स में अचानक से जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो वो उस पर अगर फीडिंग अगर आपने प्रॉपर की होगी इस सीजन में तो उसमें अच्छी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉग के टाइम में अगर आपने कोई सैपलिंग लगा रखी है या कोई ऐसा प्लांट्स आपने अर्ली जो क्रॉप लेने वाले लोग होते हैं वो लोग नॉर्मली जनवरी के महीने में सीडलिंग बनाने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि उसको कवर करके रखिएगा। अगर आपको पता है कि टेम्परेचर कहीं भी 4 से 5 डिग्री के समय है दिन के टाइम में, तो नेचुरली रात में और भी टेम्परेचर गिरेगा, तो आप उसको कवर करके रख सकते हैं। कवर करने के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं हमारे पास में अवेलेबल। एक तो पॉलीशीट अगर आपके पास में है तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप पॉलीशीट से कवर कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपके पास में कोई मोटा चादर या मोटा कपड़ा है तो उसको भी आप अपने पौधे के ऊपर उसको ढक सकते हैं। ढकने से जो टेम्परेचर, एक तो फॉग का डायरेक्ट इम्पैक्ट उसमें नहीं आता है। खासकर आपकी जो फूल गोभी लगी हुई है, फूल गोभी में जो पत्ते हैं उसके ऊपर के पत्ते अगर आपको खड़े हुए दिख रहे हैं तो उन पत्तों को आपस में चिपका दीजिए, बांध, मतलब अगर हो सके तो रबर बैंड से जो पत्तों को इकट्ठा करके रबर बैंड से उसको बांध दीजिए, सो दैट जो आपका फ्लावर है, जो फूल है, फूल ढका हुआ रहेगा। आपको अपने फूल गोभी का कलर डिकलर नहीं होना है, या जैसे ब्राउन कलर हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है, पर्पल कलर आ जाता है, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो वो आपको लगता है कि ये क्या प्रॉब्लम आ गई है। तो ये ओवर स्टे करने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, यानी जितने टाइम की ये क्रॉप है अगर उससे लंबे समय तक आपके पास रह गई है तब भी इसका कलर खराब हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसका फॉग एंड फ्रॉस्ट से, उसकी वजह से इसका कलर खराब हो जाता है। तो आपने क्या करना है, पत्तों को इकट्ठा करिए और इकट्ठा करके उसको रबर बैंड से जैसे वो बांध देते हैं उसे बांध दीजिए, सो दैट डायरेक्टली फूल के ऊपर में ना सनलाइट पड़े ना फ्रॉस्ट पड़े, तो इससे आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है। और जो आपका कैबेज है, कैबेज में आप क्या करेंगे, उनके पत्ते को इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद में एक किसी पत्थर, अगर कोई थोड़ा लाइट वेट अगर स्टोन आपको आसपास दिखता है वो स्टोन उसके ऊपर रख दीजिए, तो वो ढका हुआ रहेगा। तो जो ऊपर के पत्ते हैं वो प्रोटेक्शन का काम करेंगे, उसको एक छतरी का काम करेंगे, और आपका जो कैबेज है उसको कलर उसका जो पर्पल नहीं होगा वो खराब नहीं होगा। ये भी आपको ध्यान में देना है। और कैबेज में जो नीचे जड़ के पास की जो पत्तियां एक्स्ट्रा लीव्स है आप उनको रिमूव कर दीजिए, उसको नहीं रखिए। उसको रिमूव करने से जो ब्लैक रॉट की प्रॉब्लम आती है कैबेज में वो नहीं आएगी। और वैसे ही आप जो ब्रोकली है, ब्रोकली के लिए आपको ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ डेज आपने जब ट्रांसप्लांट किया था उससे अगर वो 80 दिन हो चुका है, जिस दिन आपने ट्रांसप्लांट किया था तब से 80 दिन हो चुका है, तो आप इमीडिएटली उसको कंज्यूम कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए। अगर उसको और ज्यादा लेट करेंगे तो फिर ये फ्रॉस्ट में उसमें वो बिल्कुल खुल जाएगा और उसका स्वाद निस्वाद हो जाएगा। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ में अभी बहुत सारे लोगों ने स्ट्रॉबेरी लगाई होगी, तो स्ट्रॉबेरी जिन लोगों ने लगाई होगी इस समय फ्लावरिंग का इनिशियल फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी होगी और कहीं कहीं पर इसके फ्रूट्स बनने की भी स्थिति आ चुकी होगी। तो अभी आपने करना क्या है कि इसको फॉस्फोरस एंड पोटास, ये 2 चीजें आपको रेगुलर बेसिस पे देना है, पहली बात। दूसरी बात, ये हैवी फीडर है, इसको काफी मात्रा में आपको फीडिंग करानी पड़ती है। अगर आप फीडिंग प्रॉपर नहीं कराएंगे तो इसकी जो फ्रूट की साइज है वो छोटा रह जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं। उसको बढ़ाने के लिए भी आपने क्या करना है कि एक इक्वल अमाउंट में आपका नीम खली, सरसों खली और आपका वर्मी कंपोस्ट इक्वल अमाउंट में आप एक पोटली बना लीजिए, एक हैंडफुल ले लीजिए, और एक हैंडफुल हो गया, 3 हैंडफुल आपका बन गया, उसकी एक पोटली बना दीजिए, उसको पानी में डिप करके छोड़ दीजिए। ये करीब 5-6 दिन तक आपका पड़ा रहेगा। 5-6 दिन के बाद में इसमें 4 to 5 ड्रॉप्स अगर आपके पास में मस्टर्ड ऑयल है उसको भी आप इसको मिला लीजिएगा और इसका 2 लीटर का वो बना लीजिएगा, मिक्सचर बना लीजिएगा। और इसको आप अपने प्लांट को बीच बीच में हर एक प्लांट में 10 ml से लेकर के 20 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके आप हर एक प्लांट को देते रहिए। तो ये एक फीडिंग का काम करेगा। साथ साथ आपको कवर करके रखना, मल्च भी करना है और कवर भी करना है। तो सबसे पहले तो आप मल्चिंग करेंगे। अगर जिन लोगों ने अपने स्ट्रॉबेरी के नीचे मल्चिंग नहीं की है, प्लास्टिक की मल्च नहीं लगाई है,
तो स्ट्रॉ का मल्च लगा सकते हैं, कोई भी सूखा बिल्कुल ड्राई सूखा हुआ मल्च का इस्तेमाल करिएगा, और उसके ऊपर कोशिश ये करिएगा कि कोई पॉलिथीन से उसको कवर करके रखिएगा, क्योंकि फ्रॉस्ट का बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रॉबेरी के ऊपर में। तो आप या तो टनल बना सकते हैं, टनल बना करके अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट को कवर कर सकते हैं। अगर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो पॉट के ऊपर में पॉलिथीन मल्टी लेयर डबल 2-3 लेयर पॉलिथीन को मिला करके उसका एक अच्छा सा शेड बना करके उसको कवर करके रखिएगा, सो दैट आपका प्लांट जो है वो इस फ्रॉस्ट से बच जाए। और उसके बाद में जब जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होगा फिर इसको आप हटा दीजिएगा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी धूप आती है, अगर आप प्लांट्स के पास में है, धूप आई हुई है, तो इसका जो कवर आपने किया हुआ है उसको हटा दीजिएगा, सो दैट एक अंदर टेम्परेचर बन जाए। और नॉर्मली इसकी प्रैक्टिस ये होती है कि सुबह 10 बजे इसका जो ऊपर की कवर है उसको खोल दिया जाता है, और शाम को 4 से 5 बजे के बाद वापस को कवर कर दिया जाता है। तो इससे 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि जो टेम्परेचर आपके प्लांट को मिली, गर्मी बनी, उस गर्मी को प्रोटेक्शन मिल गया, वो फिर उसी के अंदर अगर आप उसको कवर कर देते हैं तो वो हीट जो है वो अंदर बनी रहेगी। जब मिडनाइट में जिस समय टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है, उस समय ये टेम्परेचर जो अभी आपने कवर करके उसको रिटेन कर लिया था, वो आपके प्लांट को हेल्प करता है, उसको गर्माहट रखता है, जिससे प्लांट आपका हेल्दी रहता है और आपकी फ्लावरिंग जो है वो काफी अच्छी मात्रा में बढ़ने लग जाती है, चाहे वो कितना भी विंटर की फ्रॉस्ट में आ गया हो। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है किसी भी प्लांट में। अभी आप जैसे कपड़े स्वेटर पहन के रहते हैं, ऊपर शॉल ओढ़ के रहते हैं, वैसे ही इवनिंग आवर्स में 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद अगर आप कवर करके उसको रखते हो और मॉर्निंग में जब सनशाइन आ जाती है, सनलाइट आ जाती है, तो उसको हटा देते हो, तो अगर ये प्रक्रिया भी आप करते हो तो ये एक तरह से शेड नेट का काम करता है, और उससे 2 तरह से शेड भी बन जाता है और वेंटिलेशन भी उसको प्लांट को मिल जाता है, और आपका प्लांट बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। दिस इज ऑल अबाउट today's lecture. अगर आप में किसी anybody having any question, any query, can ask them. Thank you very much. Sir, can you make me the host and can you stop the recording, please? हाँ. Just 1 second.